हेलो गाइस, वेलकम टू अवर परचम आईएएस। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी क्लास 9th साइंस चैप्टर 6। जो हमारा चैप्टर 6 है वो क्या, उत्तक यानी टिश्यूज। आज हम जानेंगे टिश्यूज या उत्तक के बारे में। हमने पिछले अध्याय में अध्ययन किया था कि जीवित प्रणाली या पौधे कोशिकाओं के बने होते हैं। एक कोशिक जीवों में सभी मौलिक कार्य एक ही कोशिका द्वारा किए जाते हैं। उदाहरण के लिए अमीबा में एक ही कोशिक द्वारा गति, भोजन के लिए क्रिया, गैसीय विनिमय और उत्सर्जन क्रिया संपन्न की जाती है। लेकिन बहुकोशिक जीवों में लाखों कोशिकाएं होती है। इनमें से अधिकतर कोशिकाएं कुछ विशिष्ट कार्य को संपन्न करने में सक्षम होती है। प्रत्येक विशेष कार्य कोशिकाओं के विभिन्न समूह द्वारा किए जाते हैं। कोशिकाओं के ये समूह एक विशिष्ट कार्य को ही अति दक्षता पूर्वक संपन्न करने के लिए सक्षम होते हैं। मनुष्य में पेशी कोशिका फैलती और सिकुड़ती है, जिससे गति होती है। तंत्रिका कोशिकाएं संदेश की वाहक होती है। रक्त ऑक्सीजन, भोजन और हार्मोन अपशिष्ट पदार्थों का वहन करता है। पौधों में वाहक नलियों से संबंधित कोशिकाएं भोजन और पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। अतः बहुकोशिक जीवों में श्रम विभाजन होता है। शरीर के अंदर ऐसी कोशिकाएं जो एक तरह से कार्य को संपन्न करने में दक्ष होती है, सदैव एक समूह में होती है। इससे ज्ञात होता है कि शरीर के अंदर एक निश्चित कार्य एक निश्चित स्थान पर कोशिकाओं के एक विशिष्ट समूह द्वारा संपन्न किया जाता है। कोशिकाओं को यह दक्ष या समूह उत्तक कहलाता है। ये उत्तक अधिकतम दक्षता के साथ कार्य कर सकने के लिए एक विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित होते हैं। रक्त, फ्लोएम या तथा पेशी उत्तक के उदाहरण हम देख सकते हैं। जो रक्त और यहाँ पर हमारा फ्लोएम तथा पेशी के कुछ उदाहरण हमको दिए गए हैं। वे कोशिकाएं जो आकृति में एक समान होती है तथा किसी कार्य को एक साथ संपन्न करती है, समूह में एक उत्तक का निर्माण करती है। क्या पौधे और जंतु एक ही तरह के उत्तकों से बने होते हैं? आइए हम विभिन्न उत्तकों की संरचनाओं तथा उनके कार्यों की तुलना करें। क्या पौधों और जंतुओं की कार्य संरचनाएं समान होती है? क्या दोनों में समरूप कार्य करते हैं? दोनों में स्पष्ट अंतर होता है। पौधे स्थिर होते हैं, वे गति नहीं करते, क्योंकि उन्हें सीधा खड़ा होना होता है। अतः उनमें बड़ी मात्रा में सहारा प्रदान करने वाले उत्तक होते हैं। ये सहारा प्रदान करने वाले उत्तक प्रिया मृत कोशिकाओं के बने होते हैं। दूसरी ओर जंतु भोजन, साथी और आश्रय की खोज में इधर उधर विचरण करते हैं। ये पौधों की अपेक्षा ऊर्जा का अधिक उपभोग करते हैं और जंतुओं के अधिकांश उत्तक जीवित होते हैं। जंतु और पौधों के बीच उनकी वृद्धि के प्रतिरूप में एक और भिन्नता है। पौधों की वृद्धि कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रहती है, जबकि जंतुओं में ऐसा नहीं होता है। पौधों के कुछ उत्तक जीवन पर विभाजित होते रहते हैं। ऐसे उत्तक कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रहते हैं। उत्तकों की विभाजन क्षमता के आधार पर ही पौधों के उत्तकों को पादप उत्तकों का वर्गीकरण किया जाता है। वृद्धि अथवा विभजोयोतक तथा स्थायी उत्तक। जंतुओं में एक कोशिक वृद्धि अधिक एकरूप होती है। अतः जंतुओं में विभाज्य तथा अविभाज्य क्षेत्रों की कोशिकाएं निश्चित सीमा नहीं होती है। अंगों और अंग तंत्रों का संरचनात्मक संगठन जटिल पौधों की अपेक्षा जटिल जंतुओं में अति विशिष्ट तथा सीमित होता है। यह मूल अंतर जीवधारियों के दो महत्वपूर्ण समूह जीवन यापन के विभिन्न तरीकों को दर्शाता है, विशेषकर इनके भोजन करने की प्रक्रिया में संरचनात्मक संगठन और एक और पौधे के गतिहीन अस्तित्व तथा दूसरी ओर जंतुओं के प्रचलन के लिए अंग तंत्रों के विकास हेतु विभिन्न प्रकार से अंकुलित होते हैं। जटिल जंतुओं तथा पौधों के संदर्भ में अब हम उत्तकों की अवधारणाओं के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। पादप तथा उत्तक हम यहाँ पर देख सकते हैं। विभज्योतक यानी क्या, हमको प्याज के मूल में वृद्धि या एक जार में और तथा यह दूसरे जार में हमको दिखाया गया है। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं क्रियाकलाप 6.1। दो शीशे के जार लेते हैं और उनमें पानी भर देते हैं। अब दो प्याज लेते हैं और दोनों जारों तथा एक एक प्याज रख देते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। कुछ दिनों तक दोनों प्याजों की मूल की लंबाई मापते हैं। पहले, दूसरे और तीसरे दोनों में मूल की लंबाई को माप लेते हैं। दूसरे जार में रखी प्याज की मूल को चौथे दिन 1 सेंटीमीटर काट लेते हैं। इसके बाद दोनों जार में रखी प्याज की मूल को लंबाई का 5 दिनों तक निरीक्षण करें और उनमें हुई प्रत्येक दिन की वृद्धि को माप को नीचे दी गई तालिका में लिखे। जैसे कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं लंबाई जार 1 की और जार 2 की, दिन 1 और दिन 2 और दिन 3 और दिन 4, मतलब जो 5 दिन है 5 दिनों की यहाँ पर हम लंबाई को लिख सकते हैं। ऊपर के निरीक्षणों को देखते हुए नीचे दिए गए प्रश्नों के
उत्तर दें। किस जार में रखी हुई प्याज की मूल लंबी है? हमारे द्वारा मूल के ऊपरी हिस्से को काट लेने के बाद भी क्या यह वृद्धि करती रहती है? जब हम जार 2 में रखी प्याज की मूल के ऊपरी हिस्से को काटते हैं तो वे वृद्धि करना बंद कर देगी। क्यों? पौधों में वृद्धि कुछ निश्चित क्षेत्रों में ही होती है। ऐसा विभाजित उत्तकों के उन भागों में पाए जाने के कारण होता है। ऐसे उत्तक को विभज्योतक भी कहा जाता है। ये विभज्योतक किस भाग में स्थित होते हैं? विभज्योतक की उपस्थिति वाले क्षेत्रों के आधार पर इन्हें शीर्ष, कैम्बियम या पार्श्वी तथा अंतर्वृष्टि भागों में वर्गीकृत किया जाता है। विभज्योतक के द्वारा तैयार नई कोशिकाएं प्रारंभ में विभज्योतक की तरह होती है, लेकिन जैसे ही बढ़ती हुई परिपक्व होती है इनके गुणों में धीरे धीरे परिवर्तन होता है और ये दूसरे उत्तकों के घटकों के रूप में विभाजित हो जाती है। शीर्ष विभज्योतक और अंतवृष्ट विभज्योतक। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हो, ये क्या? पार्श्व विभज्योतक। किसी पौधे में विभज्योतक की स्थिति। प्रोह के शीर्ष विभज्योतक की जड़ों एवं तनों की वृद्धि वाले भाग में विद्यमान रहता है तथा वह इनकी लंबाई में वृद्धि करता है। तने की परिधियां मूल में वृद्धि पार्श्व विभज्योतक कैम्बियम के कारण होती है। अंतवृष्ट विभज्योतक कुछ पौधे में पर्व संधियों के पास पाए जाते हैं। विभज्योतक की कोशिकाएं अत्यधिक क्रियाशील होती है। उनके पास बहुत अधिक कोशिका द्रव्य, पतली कोशिका भित्ति और स्पष्ट केंद्रक होते हैं। उनके पास रसधानी नहीं होती। क्या हम सोच सकते हैं कि उनके पास रसधानी क्यों नहीं होती है? आप कोशिकाओं पर आधारित अध्याय में उल्लेखित रसधानियों के कार्य का संज्ञान ले सकते हैं। स्थायी उत्तक। विभज्योतक द्वारा बनी कोशिकाओं का क्या होता है? ये एक विशिष्ट कार्य करती है और विभाजित होने की शक्ति खो देती है, जिसके फलस्वरूप वे स्थायी उत्तक का निर्माण करती है। इस प्रकार एक विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप में और आकार लेने की क्रिया को विभेदीकरण कहते हैं। विभज्योतक की कोशिकाएं विशिष्टकृत होकर विभिन्न प्रकार के स्थायी उत्तक का विकास करती है। हम यहाँ पर देखते हैं क्रियाकलाप 6.2। एक पौधे के तने को ले लीजिए तथा उनमें अपने शिक्षक की सहायता से उससे पतले सेक्शन काटिए। अब हम यहाँ पर देखते हैं तने का सेक्शन की काट। हम तने के सेक्शन की काट कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है? ट्राइकोम, यहाँ पर है म्यूसिलिगेनस केनाल और यहाँ पर क्या है? क्यूटिकल। यहाँ पर ये क्या होता है? एप्टिमिस में, हाइड्रोपोडमिस में, कोर्टेक्स में, एंड्रोमिस और यह पैरासाइकिस, फ्लोएम, कैम्बियम, मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम, मज्जा किरण, जाइलम और पित्त और इसका संवहन बंडल। अब हम यहाँ पर सभी सेक्शन को सेफ्रिनिन से रंजित करें। एक अच्छे से कटे हुए सेक्शन को स्लाइड पर रखें और उस पर ग्लिसरीन की एक बूंद डालें। उसको कवर स्लिप से ढक दें और स्लाइड का निरीक्षण सूक्ष्मदर्शी से करें। विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का अध्ययन करें और उनके विन्यास को देखें। चित्र 6.3 में इसकी तुलना करें। अब नीचे दिए गए प्रश्नों का विचार करें और निरीक्षण के आधार पर उनके उत्तर दें। क्या सभी कोशिकाएं की संरचना समान है? कितने प्रकार की कोशिकाएं को देखा जा सकता है? क्या हम उन कारणों पर विचार कर सकते हैं कि कोशिकाओं के कितने प्रकार क्यों होते हैं? इतने प्रकार क्यों होते हैं? हम पौधों की मूलों की सेक्शन काटने की कोशिका कर सकते हैं और विभिन्न पौधों के मूल और तने का सेक्शन की भी काट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं सरल स्थायी उत्तक। एपिडर्मिस के नीचे कोशिकाओं की कुछ परतें होती है जिसे सरल स्थायी उत्तक कहते हैं। पेरेन्काइमा सबसे अधिक पाया जाने वाला सरल स्थायी उत्तक होता है। यह पतली कोशिका भित्ति वाले सरल कोशिकाओं का बना होता है। ये जीवित कोशिकाएं या प्रिया बंधन मुक्त होती है तथा इस प्रकार के उत्तक की कोशिकाओं के मध्य काफी रिक्त स्थान पाया जाता है। ये उत्तक प्रिया भोजन का भंडारण करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं अंतरकोशिक स्थान। विभिन्न प्रकार के सरल उत्तक दिखाई दे रहे हैं और पेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा का हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये क्या? हमारी भित्ति की मोटाई, केंद्रक, रसधानी और कोशिका भित्ति। सरल छिद्र हमको दिखाया गया है और यहाँ पर संकीर्ण ल्यूमेन लिमिट मोटी भित्ति। ये क्या है? स्क्लेरेन्काइमा और अनुप्रस्थ सेक्शन और अनुदैर्ध्य सेक्शन हमको दिखाया गया है। कुछ पेरेन्काइमा उत्तकों में क्लोरोफिल पाया जाता है जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। स्थितियों में इन उत्तकों को क्लोरेन्काइमा हरित
उत्तक कहा जाता है। जलीय पौधों में पेरेन्काइमा की कोशिकाओं के मध्य हवा की बड़ी गुहिकाएं होती है, जिसके कारण ये जल में उतरती है और इस प्रकार पेरेन्काइमा एरेन्काइमा कहते हैं। पौधों में लचीलेपन का गुण एक अन्य स्थायी उत्तक कोलेनकाइमा के कारण होता है। यह पौधों के विभिन्न भागों पत्ती तना में बिना टूटे हुए भी लचीलापन लाता है। यह पौधों को यांत्रिक सहायता भी प्रदान करता है। हम इस उत्तक को एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृत्त में पा सकते हैं। इस उत्तक की कोशिकाएं जीवित, लंबी और अनियमित ढंग से कोनों पर मोटी होती है तथा कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान होता है। एक अन्य प्रकार का उत्तक स्क्लेरेनकाइमा होता है। यह उत्तक पौधों को कठोर एवं मजबूत बनाता है। हमने नारियल के रेशे युक्त छिलके को देखा है। यह सेलेनकाइमा उत्तक से बना होता है। इस उत्तक की कोशिकाएं मृत होती है। ये लंबी और पतली होती है क्योंकि इस उत्तक की भित्ति लिग्निन के कारण मोटी होती है। ये भित्तियां प्रिया इतनी मोटी होती है कि कोशिका भित्ति के भीतर कोई आंतरिक स्थान नहीं होता है, जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। चित्र सी में यह उत्तक तने में संवहन बंडल के समीप पत्तों की शिराओं में तथा बीजों के फलों के कठोर छिलके में उपस्थित होता है। यह पौधों के भागों को मजबूती प्रदान करता है। क्रियाकलाप 6.3 रियो की ताज़ा तोड़ी हुई पत्तियां लीजिए, इसे दबाव लगाकर इस तरह मोड़िए कि पत्ती का छिलका अलग निकल आए। इस छिलके को अलग करके जल से भरी हुई पेट्री डिश में रखें। इसमें कुछ बूंदे सेफ्रिनिन विलियन की डालिए। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, रक्षी कोशिकाएं, एपिडर्मी कोशिकाएं, सेटोमेटा रक्षी कोशिका, द्वारा कोशिकाएं तथा एपिडर्मिस कोशिकाएं, पार्श्व दृश्य और पृष्ठ दृश्य। कुछ समय लगभग 2 मिनट 50 छिलके को स्लाइड पर रख दीजिए और धीरे से कवर स्लिप से ढके। इसका सूक्ष्मदर्शी द्वारा अवलोकन कीजिए। जो आप देख रहे हैं वह कोशिकाओं की सबसे भारी परत एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस प्रिया कोशिकाओं की एक परत पर की बनी होती है। शुष्क स्थानों पर मिलने वाले पादपों में एपिडर्मिस मोटी हो सकती है, जो जल के शेष से बचाव हेतु महत्वपूर्ण। पौधों की पूरी तरह एपिडर्मिस से ढकी रहती है। यह पौधों के सभी भागों की रक्षा करती है। एपिडर्मल कोशिका पौधों की बाह्य सतह पर प्रिया एक मोम जैसी जल प्रतिरोधी परत बनाती है। जल क्षय के विरुद्ध यांत्रिक आघात तथा परजीवी कवक के प्रवेश से पौधों की रक्षा करती है, क्योंकि एपिडर्मल कोशिकाओं का उत्तरदायित्व रक्षा करने का है। अतः इसकी कोशिकाएं बिना किसी अंतःकोशिकी स्थान के अछिन्न परत बनाती है। अधिकांश एपिडर्मल कोशिकाएं अपेक्षाकृत चपटी होती है। सामान्यतः उनकी बाह्य तथा पार्श्व भित्तियां उनकी आंतरिक भित्तियों से मोटी होती है। पत्ती के एपिडर्मिस में हम छोटे छोटे छिद्रों को देख सकते हैं। इन छिद्रों को स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा को 2 वृक्क के आधार की कोशिकाओं से घेरे रहती है, जिन्हें रक्षी कोशिकाएं कहते हैं। ये कोशिकाएं वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान करने के लिए आवश्यक है। वाष्पोत्सर्जन वाष्प के रूप में पानी का निकलने की क्रिया स्टोमेटा के द्वारा होती है। जड़ों को एपिडर्मल कोशिकाओं पानी की को सोखने का कार्य करती है। साधारणतः उनमें बाल जैसे पर्वत होते हैं, जिससे जड़ों की कुल अवशोषक क्षमता बढ़ जाती है तथा उनकी पानी सोखने की क्षमता में वृद्धि होती है। मरुस्थलीय पौधों की बाहरी सतह वाले एपिडर्मिस में क्यूटिन एक जल अवरोधक रासायनिक पदार्थ का लेप होता है। क्या हम इसका कारण सोच सकते हैं? क्या एक पेड़ की बाहरी शाखा की परत नए तने की बाह्य परत से भिन्न होती है? जैसे जैसे वृक्ष की आयु बढ़ती है, उसके सुरक्षात्मक उत्तकों में कुछ परिवर्तन होता है। द्वितीयक विभजोतक की एक पट्टी जो कॉर्टेक्स में होती है, कॉर्क नामक कोशिकाओं की परतों को बनाती है। इन छालों की कोशिकाएं मृत होती है, बिना अंतःकोशिकी स्थानों के व्यवस्थित होती है। इनकी भित्ति पर सुब्रिन नामक पदार्थ होता है, जो इन छालों को हवा एवं पानी के लिए अभेद बनाता है। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, रक्षी उत्तक, छाल कोशिकाएं और यहाँ पर क्या फटी हुई एपिडर्मिस हमको दिखाई दे रही है। जटिल स्थायी उत्तक। अब तक हम एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने हुए विभिन्न प्रकार के उत्तकों पर विचार कर चुके हैं, जो कि एक ही तरह
के दिखाई देते हैं। ऐसे ऊतकों को साधारण स्थायी ऊतक कहते हैं। अन्य प्रकार के स्थायी ऊतक को जटिल ऊतक कहते हैं। जटिल ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और ये सभी एक साथ मिलकर एक इकाई की तरह कार्य करते हैं। जाइलम और फ्लोएम इसी प्रकार के जटिल ऊतकों के उदाहरण हैं। इन दोनों को संवहन ऊतक भी कहते हैं और ये मिलकर संवहन बंडल का निर्माण करते हैं। संवहन ऊतक जटिल पौधों की एक विशेषता है जो कि उनको स्थलीय वातावरण में रहने के लिए अनुकूल बनाती है। तने के एक भाग का दिखाया गया। क्या हम संवहन मंडल में मौजूद विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं को देख सकते हैं? जाइलम, टेकिड, वाहिका, जाइलम, पेरेन्काइमा, एबीसी और जाइलम फाइबर रेशे से मिलकर बना होता है। टेकिड एवं वाहिका की कोशिकाएं भित्ति मोटी होती है और इनमें से कई परिपक्व कोशिकाएं मृत होती है। टेकिड और वाहिकाओं की संरचना नलिकाकार होती है। इनके द्वारा पानी और खनिज लवण का ऊर्ध्वाधर संवहन होता है। पेरेन्काइमा भोजन का संग्रह करता है। जाइलम फाइबर रेशे मुख्यतः सहारा देने का कार्य करते हैं। फ्लोएम 5 प्रकार के होते हैं। चालनी कोशिकाएं, चालनी नलिकाएं, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम, पेरेन्काइमा तथा फ्लोएम रेशों से मिलकर बना होता है। चित्र में हम देख सकते हैं चालनी नलिका छिद्रित भित्ति वाली तथा नलिकाकार कोशिकाएं होती है। फ्लोएम पत्तियों से भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। फ्लोएम रेशों को छोड़कर फ्लोएम कोशिकाएं जीवित कोशिकाएं हैं। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं ट्रेकिड, इसका छिद्र दिखाई दे रहा है। वाहिका, यहाँ पर कुछ छिद्र और यहाँ पर जाइलम, पेरेन्काइमा, इसका क्या होता है केंद्रक और यहाँ पर कोशिका द्रव्य। हम देखते हैं फ्लोएम के सेक्शन। चालनी प्लेट, चालनी नलिका, फ्लोएम, पेरेन्काइमा और साथी कोशिकाएं हमको दिखाई गई है। ये क्या हमारे जटिल ऊतकों के प्रकार है। अब हम आगे देखते हैं। यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए गए, इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अब हम देखते हैं जंतु ऊतक। जब हम सांस लेते हैं तब अपनी छाती की गति को महसूस कर सकते हैं। शरीर की अंग कैसे गति करते हैं, इसके लिए हमारे पास कुछ विशेष कोशिकाएं होती हैं जिन्हें हम पेशी कोशिकाएं कहते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं पेशी रेशे का हमको चित्र दिखाया गया है। इसमें सबसे पहले क्या होता है अमाशय होता है, फिर यहाँ पर होता है चिकने पेशी रेशे इसमें, और ये केंद्रक और चिकनी पेशी रेशे और ये कोशिका जो हमको यहाँ पर दिखाया गया है। इन कोशिकाओं को फैलना और सिकुड़ना अंगों को गति प्रदान करता है। सांस लेते समय हम ऑक्सीजन लेते हैं। यह ऑक्सीजन कहाँ जाती है? यह फेफड़ों के द्वारा अवशोषित की जाती है तथा रक्त के साथ शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंच जाती है। कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आवश्यकता क्यों होती है? माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य इस प्रश्न के हल के लिए एक संकेत देता है जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। रक्त अपने साथ विभिन्न पदार्थों को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। उदाहरण के लिए यह भोजन और ऑक्सीजन को सभी कोशिकाओं तक पहुँचाता है। यह शरीर के सभी भागों से अपशिष्ट पदार्थों को एकत्र कर यकृत व वृक्क तथा उत्सर्जन के लिए पहुंचाता है। रक्त और पेशियां दोनों ही हमारे शरीर में पाए जाने वाले ऊतकों के उदाहरण हैं। उनके कार्य के आधार पर हम विभिन्न प्रकार के जंतु ऊतकों के बारे में विचार कर सकते हैं, जैसे कि एपिथीलियमी ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक तथा तंत्रिका ऊतक। रक्त संयोजी ऊतक का एक प्रकार है तथा पेशी ऊतक का। अब हम देखते हैं यहाँ पर एपिथीलियमी ऊतक जंतु के शरीर को ढकने या बाहर रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक एपिथीलियमी ऊतक है। एपिथीलियमी शरीर के अंदर स्थित बहुत से अंगों और गुहिकाओं को ढकते हैं। ये विभिन्न प्रकार के शारीरिक तंत्रों को एक दूसरे से अलग करने के लिए अवरोध का निर्माण करते हैं। त्वचा, मुंह, आहार नली, रक्त वाहिनियां, नली का अस्तर, फेफड़ों की कुपिका, वृक्क नली आदि सभी एपिथीलियमी ऊतक से बने होते हैं। एपिथीलियमी ऊतक की कोशिकाएं एक दूसरे से सटी होती है और ये एक अनवरत परत का निर्माण करती है। इन परतों के बीच चिपकने वाले पदार्थ कम होते हैं तथा कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान होता है। स्पष्टतः जो भी पदार्थ शरीर में प्रवेश करता है या बाहर निकलता है वह एपिथीलियम की किसी परत से होकर अवश्य गुजरता है। इसके फलस्वरूप विभिन्न प्रकार के एपिथीलियमी कोशिकाओं के बीच की परागम्य शरीर तथा बाहरी वातावरण और शरीर के विभिन्न अंगों के बीच पदार्थों के आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सामान्यतः सभी एपिथीलियमों को एक बाहर रेशेदार आधार झिल्ली उसे नीचे रहने वाले ऊतकों से अलग करती है।
चित्र 6.9 में दर्शाए अनुसार विभिन्न एपिथेलियमी की संरचनाएं विभिन्न प्रकार की होती है जो उनके कार्यों पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए कोशिकाओं में रक्त नली का स्तर या कूपिका, जहां पदार्थों का संवहन वर्णात्मक परागम्य झिल्ली द्वारा होता है, वह एक चपटी एपिथेलियमी ऊतक कोशिकाओं की होती है। इनको सरल सल की एपिथेलियमी कहते हैं। यह अत्यधिक पतली और चपटी होती है तथा कोमल अस्तर का निर्माण करती है। आर नली तथा मुंह का अस्तर सल की एपिथेलियम से ढका होता है। शरीर का रक्षात्मक कवच अर्थात त्वचा इन्हीं सल की एपिथेलियमी से बनी होती है। त्वचा की एपिथेलियमी कोशिकाएं इनको कटने तथा फटने से बचाने के लिए कई परतों में व्यवस्थित होती है। चूंकि ये कई परतों के पैटर्न में व्यवस्थित होती है, इसलिए इन एपिथेलियमी को सतरती सल की एपिथेलियमी कहते हैं, जहां अवशोषण और स्राव होता है। जैसे कि आंत के भीतरी अस्तर में वहाँ लंबी एपिथेलियमी कोशिकाएं मौजूद होती है। स्तंभाकार एपिथेलियमी अवरोध को पार करने में सहायता प्रदान करता है। श्वास नली में स्तंभाकार एपिथेलियमी ऊतक के पक्ष भाग पश्चमाभ में होती एपिथेलियमी ऊतक की कोशिकाओं की सतह पर बाल जैसी संरचनाएं होती है। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं विभिन्न प्रकार की एपिथेलियमी ऊतक। सबसे पहले हमारी जो एपिथेलियमी ऊतक है वो क्या है, कैसी रहती है, यहाँ पर सल की, फिर रहती है घनाकार, फिर तीसरी जो रहती है हमारी स्तंभाकार यानी पक्षमाभी, और जो हमारी थर्ड रहती है वो कैसी रहती है, इस सतरित सल की। ये विभिन्न प्रकार की हमारी यहाँ पर दिखाई गई है। ये पक्षमाप गति कर सकते हैं तथा इनकी गति श्लेष्मा को आगे स्नातित करके साफ करने में सहायता करती है। इस प्रकार के एपिथेलियमी को पक्षमाभी स्तंभाकार एपिथेलियमी कहते हैं। घनाकार एपिथेलियमी वृक्क की नली तथा लार ग्रंथि की नली के स्तर का निर्माण करता है, जहां यह उसे यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। एपिथेलियमी कोशिकाएं प्रिय ग्रंथि कोशिकाओं के रूप में अतिरिक्त विशेषता अर्जित करती है और जो एपिथेलियमी ऊतक की सतह पर पदार्थों का स्त्राव कर सकती है। कभी कभी एपिथेलियमी ऊतक का कुछ भाग अंदर की ओर मुड़ा होता है तथा एक बहुकोशिकीय ग्रंथि का निर्माण करता है। ग्रंथिल एपिथेलियमी कहलाता है। संयोजी ऊतक। रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। इसे संयोजी ऊतक क्यों कहते हैं, इस अध्याय की भूमिका में हम इस संबंध में एक संकेत दिया गया है। आइए अब हम इस तरह के ऊतक के बारे में विस्तृत जानकारी लें। संयोजी ऊतक की कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी होती है और अंतरकोशिकीय आधारती में धसी होती है। यह आधारती जेली की तरल सघन या कठोर हो सकती है। आधारती की प्रकृति विशिष्ट संयोजी ऊतक के कार्य के अनुसार बदलती रहती है। क्रियाकलाप 6.4 रक्त की एक बूंद स्लाइड पर ले और उसमें मौजूद विभिन्न कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी से देखें। रक्त के तरल आधात्री भाग को प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा में लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी और श्वेत रक्त कणिकाएं डब्ल्यूबीसी तथा प्लेटलेट्स निलंबित होते हैं। प्लाज्मा में प्रोटीन, नमक तथा हार्मोन भी होते हैं। रक्त गैसों, शरीर के पचे हुए भोजन, हार्मोन तथा उत्सर्जी पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में संवहन करता है। आगे हम यहाँ पर देखते हैं, ये हमको यहाँ पर चित्र दिखाई दे रहा है। कोशिका द्रव्य, इसका केंद्रक न्यूट्रोफाइल, इओसिनोफ्लो और यहाँ सारकरंजी, और यहाँ पर बहुकेंद्री ल्यूकोसाइट, और यहाँ पर है लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट और प्लेटलेट का हमको यहाँ पर चित्र दिखाया गया है। हम यहाँ पर देखते हैं ये किसका लाल रक्त कणिका, हेवर्स नलिका, उपास्थ्यून, कांड्रोसाइड और काचाम्ब आद्रती, और यहाँ पर क्या है, इसकी सूक्ष्म नली हमको दिखाई गई है। अब हम यहाँ पर देखते हैं एटिबो वसासाइड, ये क्या है, मोटी सूक्ष्म बिंदु के और यहाँ पर क्या है, केंद्र के। और हम यहाँ पर देखते हैं जली का फाइबर दिखाया गया है, रेशा कोरक, और यहाँ पर क्या व्रत बक्ष काणु, और यहाँ पर है कोलेजन फाइबर, और यहाँ पर है पेशनी कोशिकाएं और प्लाज्मा कोशिकाएं। ये हमको यहाँ पर चित्र दिखाए गए हैं। सबसे पहला जो हमारे किसके हैं, संयोजी ऊतक के प्रकार है। विभिन्न रक्त कणिकाएं हैं। ए वाले में सहंत अस्थि और सी वाले में काचाम उपस्थि, डी वाले में वसामय ऊतक, और जो हमारा लास्ट है ई वाला एरी ओलर
उत्तक जो हमको दिखाए गए हैं। अस्थि संयोजी उत्तक का एक अन्य उदाहरण है। यह पंजर का निर्माण कर शरीर को आकार प्रदान करती है, मांसपेशियों को सहारा देती है और शरीर के मुख्य अंगों को सहारा देती है। उत्तक मजबूत और कठोर होता है। अस्थि कार्यों के लिए इन गुणों का क्या उपयोग है? अस्थि कोशिकाएं कठोर आधात्री और में धसी होती है जो कैल्शियम तथा फास्फोरस से बनी होती है। दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से एक अन्य संयोजी उत्तक जिसे स्नायु अस्थि बंधन तंतु कहते हैं से जुड़ी होती है। यह उत्तक बहुत लचीला एवं मजबूत होता है। स्नायु में आधात्री बहुत कम होती है और अस्थायी और अस्थियों से जुड़ती है। एक अन्य प्रकार का संयोजी उत्तक कंडरा है जो अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है। कंडरा मजबूत तथा सीमित लचीलेपन वाले रेशेदार उत्तक होते हैं। उपास्थि एक अन्य प्रकार का संयोजी उत्तक है जिसमें कोशिकाओं के बीच पर्याप्त स्थान होता है। इसकी ठोस आधारित प्रोटीन तथा शर्करा की बनी होती है। यह अस्थियों को जोड़ों का चिकना बनाती है। उपास्थि नाक, कान, कंठ और श्वास नली में भी उपस्थित होती है। हम कान की उपास्थि को मोड़ सकते हैं परंतु हाथ की अस्थि को नहीं। सोचिए दो उत्तक किस प्रकार भिन्न है। एरियोलर संयोजी उत्तक त्वचा और मांसपेशियों के बीच रक्त नलिका के चारों ओर तथा नसों और अस्थि मज्जा में पाया जाता है। यह अंगों के भीतर की खाली जगह को भरता है और आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करता है और उत्तकों की मरम्मत की सहायता करता है। हमारे शरीर की वसा कहाँ संचित होती है? वसा का संग्रह करने वाला वसामय उत्तक त्वचा के नीचे आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है। इस उत्तक को क्या कहा जाता है? कोशिकाओं की वसा की गोलिकाओं से भरी होती है। वसा संग्रहित होने के कारण यह उसमें का कुचालक कार्य भी करता है। पेशी उत्तक। पेशी उत्तक लंबी कोशिकाओं का बना होता है जिसे पेशी रेशा भी कहा जाता है। यह हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी होता है। पेशियों में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जिसे सिकुड़ने वाला प्रोटीन कहते हैं, जिसके संकुचन एवं प्रसार के कारण गति होती है। कुछ पेशियों की हम इच्छा अनुसार गति करा सकते हैं। हाथ और पैर में विद्यमान पेशियों को हम अपनी इच्छा अनुसार आवश्यकता पड़ने पर गति करा सकते हैं या उनकी गति को रोक सकते हैं। इस तरह की पेशियों को ऐच्छिक पेशी कहा जाता है। इन पेशियों को कंकाल पेशी भी कहा जाता है क्योंकि अधिकतर हड्डियों से जुड़ी होती है तथा शारीरिक गति में सहायक होती है। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर पेशियां हल्की तथा गहरे रंगों में एक के बाद एक रेखाओं या धारियों की तरह प्रतीत होती है। इसी कारणों से रेखित पेशी भी कहते हैं। इस उत्तक की कोशिकाओं लंबी, बेलनाकार, शाखा रहित और बहुनाभी होती है। आहार नली में भोजन का प्रवाह, रक्त नलिकाओं का प्रसार, संकुचन जैसी गतियों ऐच्छिक नहीं है। इन गतियों को हम स्वयं संचालित नहीं कर सकते, अर्थात हम इन गतियों को इच्छा अनुसार प्रारंभ या बंद नहीं कर सकते हैं। चिकनी पेशियां, चित्र अथवा अनिश्चित पेशियां इनकी गति को नियंत्रित करती है। ये आंख की पलक, मूत्र वाहिनियां और फेफड़ों की श्वसनी में भी पाई जाती है। कोशिकाएं लंबी और इनका आखिरी सिरा नुकीला तर्कु-रूपी होता है। ये एक केंद्र की होती है। इनको आरेखित पेशी भी कहा जाता है। इनका नाम आरेखित क्यों है? हृदय की पेशियां जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार एवं संकुचन करती रहती है। एक अनिश्चित पेशियों को कार्डिक हृदय पेशी कहा जाता है। हृदय की पेशी कोशिकाओं को बेलनाकार शाखाओं वाली और एक केंद्रीय की होती है। क्रियाकलाप 6.5 विभिन्न प्रकार की पेशी उत्तकों की संरचना की तुलना करें, उनके आकार, केंद्र की संख्या तथा कोशिका के केंद्रक की स्थिति को नोट करें। लक्षण: रेखित, चिकनी हद, आकार, केंद्रकों की संख्या और केंद्रकों की स्थिति हम यहाँ पर देख सकते हैं। यह हमको दिखाया गया पेशी उत्तक। सबसे पहला हमारा रेखित पेशी जो हमको दिखाया गया, ये कैसा है? रेखित पेशी। इसमें क्या होता है? केंद्रक होती है, धारियाँ होती है और यहाँ पर हम बी वाला जो हम देखते हैं ये कौन सा हमारा? चिकनी पेशी। ये हमको क्या दिखाई दे रही है? चिकनी पेशी दिखाई दे रही है। इसमें तर्कु रूपी पेशी कोशिका होती है और यहाँ पर केंद्रक होता है। और जो हमारा सी वाला है, सी वाला क्या हमारा? कार्डिक या हृदय पेशी। ये हमारा क्या है? यहाँ पर इसमें धारियाँ होती हैं, यहाँ पर केंद्रक होता है। आगे हम देखते हैं तंत्रिका उत्तक। सभी कोशिकाओं में उत्तेजना के अनुकूल प्रतिक्रिया करने की क्षमता होती है। यद्यपि तंत्रिकी उत्तक की कोशिकाएं बहुत शीघ्र उत्तेजित होती है और इस उत्तेजना को बहुत ही शीघ्र पूरे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती है। मस्तिष्क, मेरुरज्जा तथा तंत्रिकाएं सभी तंत्रिक उत्तकों की बनी होती है। तंत्रिका उत्तक की कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिकाएं न्यूरॉन कहा जाता है। न्यूरॉन में कोशिकाएं, केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म होते हैं। इससे लंबे पतले बालों जैसी शाखाएं निकलती है। चित्र में आप देख सकते हैं प्रत्येक न्यूरॉन में इस तरह का एक लंबा प्रवध होता है जिसको एक्सोन कहते हैं।
तथा बहुत सारे छोटी शाखा वाले प्रबुद्ध डेंड्राइट्स होते हैं। एक तंत्रिका कोशिका 1 मीटर तक लंबी हो सकती है। बहुत सारे तंत्रिका रेशे संयोजी ऊतक के द्वारा एक साथ मिलकर एक तंत्रिका का निर्माण करते हैं। न्यूरॉन तंत्रिका ऊतक की इकाई जो हमको यहाँ पर दिखाई गई है। इसमें क्या होता है, डेंड्राइट होता है यहाँ पर, और यहाँ पर होता है इसमें तंत्रिकाक्ष होता है, और यहाँ पर होता है कोशिकाएं। तंत्रिका रेशे से गुजरने वाली संवेदना को तंत्रिका स्पंदन कहते हैं। तंत्रिका का स्पंदन हमें इच्छा अनुसार अपनी पेशियों की गति करने में सहायता करता है। तंत्रिका तथा पेशी ऊतकों का कार्यात्मक संयोजन प्रिय सभी जीवों में मौलिक होता है। साथ ही यह संयोजन उत्तेजना के अनुसार जंतुओं को गति प्रदान करता है। यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए गए, इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अब हम आगे देखते हैं हमने इस चैप्टर में क्या सीखा। ऊतक कोशिकाओं का समूह होता है जिसमें कोशिकाओं की रचना तथा कार्य एक समान होते हैं। पौधों के ऊतक, पादप ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, विभज्योतक तथा स्थायी ऊतक। विभज्योतक मेरिस्टेमेटिक ऊतक एक विभाज्य ऊतक या पौधों की वृद्धि वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। स्थायी ऊतक विभज्योतक से बचने जो एक बार विभाजित होने की क्षमता खो देते हैं। इनको सरल तथा जटिल ऊतकों में वर्गीकृत किया जाता है। पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा तथा स्क्लेरेनकाइमा सरल ऊतकों के 3 प्रकार है। जाइलम और फ्लोएम जटिल ऊतकों के प्रकार है। एपिथीलियमी पेशी संयोजी तथा तंत्रिका ऊतक जंतु ऊतक होते हैं। आकृति और कार्य के आधार पर एपिथीलियमी ऊतक को शल्की, घनाकार, स्तंभाकार, रोमी तथा ग्रंथिल श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। हमारे शरीर में विद्यमान संयोजी ऊतक के विभिन्न प्रकार होते हैं। एरियोलर ऊतक, एडिपोज, वसामय ऊतक, अस्थि, कंडरा, स्नायु, उपास्थि तथा रक्त रुधिर। पेशी ऊतक के 3 प्रकार होते हैं, रेखित, अरेखित और कार्डिक हृदय पेशिक। तंत्रिका ऊतक न्यूरॉन का बना होता है जो संवेदना को प्राप्त और संचालित करता है। अब हमें यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए गए, इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। उम्मीद है जो हमारा आज का चैप्टर आपको अच्छा लगा। अगर हमारा आज का चैप्टर आपको अच्छा लगा है तो इसी तरह के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच।